तो टिल येस्टरडे हमने 2 लेक्चर्स कैश फ्लो के किए, जिसमें हमने सबसे पहले थियोरेटिकली पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। जो इन्वेस्टर होता है, लेमन इन्वेस्टर होता है, उसको अकल नहीं होती कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैश बुक से जानने की। दैट्स वाई हम उसके लिए एक आसान स्टेटमेंट बनाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बहस करेंगे, सर मान लीजिए उसको इंग्लिश भी ना आती हो, तो ये तो पूरी इंग्लिश की स्टेटमेंट है। देन आई हैव अ जेंटल रिक्वेस्ट विद दैट जेंटलमैन लेमन इन्वेस्टर, बेटर नॉट टू इन्वेस्ट, और इफ यू इन्वेस्ट बेटर बी लीस्ट वरीड अबाउट एक्सेसिंग द डेटा कि कहां से कैश आ रहा है और कहां जा रहा है। सो अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफॉर्मली कैसे बना था मैंने आपको बता दिया था। 2 मेथड्स आर देयर, वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, अदर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। जब आपके पास कैश बुक होगी तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, और जब आपके पास सो कॉल्ड कैश बुक नहीं है, ट्रेडिंग पीएल है या सिर्फ बैलेंस शीट है, तो आप इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बना सकते हैं। व्हाई इनडायरेक्ट मेथड इज प्रेफरेबल? एक तो ये कैश का इनफ्लो आउटफ्लो इनडायरेक्टली बता ही देगा, प्लस नॉन कैश आइटम्स का भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होता है यहाँ पे, तो ये डबल पर्पस डुअल पर्पस हमको सर्व कर देगा। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज वाइडली एक्सेप्टेबल अराउंड द ग्लोब। खोपड़े में बात गई। दूसरी प्लैनेट्स का मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं दूसरी प्लैनेट में कभी गया नहीं। तो ये एक मैंने फॉर्मल स्टेप्स लिखे हुए हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मेट ऑफ सीएफएस, और अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चिल्ड्रन ये वाला जो पार्ट है, ये पहले कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही शो किया जाता था, बट अब क्योंकि इस पे मार्क्स आपको वर्किंग नोट्स में अगर आपने लिखा है तो मिलेंगे, इधर इट बी आईएससी और सीबीएसई, अंदर अगर लिख दिया तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे वहां पे। दैट्स व्हाई इट इज सेड, ये पूरा कैलकुलेशन जिसे हम बोल रहे थे डॉक्टर टी, सो कॉल्ड, दिस विल अपीयर एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, क्योंकि मार्किंग स्कीम में वर्किंग नोट में इसके ऊपर 1 नंबर दिए जाते हैं, सीबीएसई में आधा नंबर दिया जाता है, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, आईएससी में 10 मार्क्स का आएगा। ओके, और अगर वहां पे भी 6 और 4 के 2 आ गए, आखिरी क्वेश्चन होता है सीएफएस का, सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 34, आईएससी में क्वेश्चन नंबर 27 मिल जाएगा आपको। तो डॉक्टर टी, डिविडेंड रिजर्व एंड टैक्स आपको नेट प्रॉफिट में एड बैक करना होगा। क्यों ऐड बैक करना होगा? ये सांप सीढ़ी वाला खेल मैं सिखा चुका हूं। आप नीचे से ऊपर जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है, जिसमें कैश, नॉन कैश एंड क्रेडिट आइटम्स सब इंक्लूडेड है। आपको चाहिए कौन सा वाला प्रॉफिट? कैश प्रॉफिट कितना है कैश बेसिस पे, तो क्रेडिट वाले और नॉन कैश आइटम्स को रिमूव करना है। तो खैर ये बात तो सबको समझ में आ गई। एडजस्टमेंट्स हम करेंगे उसके बाद, लोगों को याद होगा आईडीएलडब्ल्यू एंड ड्रिप। आईडीएलडब्ल्यू के आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश आइटम्स हैं, जो पहले चिल्ड्रन माइनस हो चुके होंगे, अब आप इन्हें क्या करेंगे? ऐड। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये पहले क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस हो चुका है, और अब आप इसे क्या करेंगे? माइनस। इज दैट अंडरस्टूड वेल? जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज चिल्ड्रन व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चेंज इन सीएसीएल चिल्ड्रन, करंट असेट्स बढ़ेगा तो वील सबट्रैक्ट, और घटेगा तो वील ऐड। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो वील ऐड, और डिक्रीज होगा तो वील सबट्रैक्ट। इज दैट फंडामेंटल अंडरस्टूड वेल? ये काम क्यों करते हैं? ये बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, इनके चेंजेस को एडजस्ट कर रहा है। तो हम सुना रहे हैं बहू को, बोल रहे हैं नौकरानी से। समझ में आई बात? तो आप कह रहे हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को प्लस करिए, एक्चुअली आप क्रेडिट परचेज को एडजस्ट कर रहे हो। फंडामेंटल इज वेल अंडरस्टूड, डेरिवेशन में पढ़ा था हमने ये। इसके बाद हमारा आंसर आएगा व्हाट इज नोन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम इनकम टैक्स को माइनस करेंगे। अगर रिफंड की वैल्यू होगी चिल्ड्रन तो हम उसे ऐड करेंगे। सर क्यों ऐड करेंगे? भाई इसलिए ऐड करेंगे कि रिफंड का पैसा हमारे पास वापस आया होगा। आई रिपीट, हमारे पास वापस आया होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे डिसाइड होता है कि आपको टैक्स पे करना है या आपको रिफंड मिला है। कौन सा कागज का टुकड़ा ये आपको बताएगा। जस्ट होल्ड ऑन। आपको यहां पे ये नजर आ रहा है 60,245, दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है। अब लोग बोलेंगे सर ये है क्या? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं चिल्ड्रन, तो उस इनकम पे आपको जब टैक्स देना होता है, तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1
आपको प्रेम पत्र देता है कि भाई इतना टैक्स आपको देना है। इज दैट क्लियर? और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो पिनल एक्शन आपके ऊपर होगा। तो जब आपके पास ये कागज का टुकड़ा आता है तो यहाँ पे ये लिखा होता है देयर इज नो पेमेंट ड्यू, मतलब जितना टैक्स यू वर सपोज टू पे उतना आपने पे कर दिया है। और अगर कुछ ड्यू होता तो यहाँ लिखा होता देयर इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ टैक्स या टैक्स अमाउंट इज पेबल, तो वो पेनल्टी के साथ आपको पे करना पड़ता है। फाइन, किस तरह की पेनल्टी लगती है मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। पेनल्टी का एग्जाम्पल शायद यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन इज दिस विजिबल 508 एंड 640? दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी भारत सरकार कहती है कि जब 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आप अगर जॉब में हैं तो आपको पता है साल भर की तनख्वाह कितनी होगी। व्हाट इट क्लियर? आपको पहले महीने से टैक्स का प्रपोर्शनेट अमाउंट डिपॉजिट करना है। लाइक मेरी इनकम पे टोटल टैक्स अगर 60,245 बना तो मंथली इट इज 5,000 रुपी टैक्स। हर महीने मेरे को अप्रैल से 5-5 हजार पे करना है, बट मैं पे करना भूल गया ड्यू टू बर्डन ऑफ क्लासेस एंड ऑल दैट। और मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल को भी बात डिस्क्लोज नहीं की, डांट भी पड़ी उनसे, और उसी की वजह से मेरे को 1148 रुपीज टैक्स देना पड़ गया, सॉरी इंटरेस्ट देना पड़ गया। सुनाई पड़ गई बात? और अगर ये पैसा अप्रैल से लास्ट ईयर डिपॉजिट होता रहता तो ये पैसे हमें ना देने पड़ते। इतनी बात समझ में आई? चलो, इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? डू यू सी दिस 33090? ये ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स पे हो चुका है, तो गवर्नमेंट आपको टैक्स का पैसा वापस करती है जो आपने पे कर दिया। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है। अगर आपने लेट पेमेंट किया तो आप गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करते हो टैक्स के अमाउंट पे, विच इज 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपने 2.5 महीना लेट टैक्स पे किया तो 2.5% नहीं होगा, इट वुड बी 3%। ओके, राउंड ऑफ कर देते हैं, 1% के मल्टीपल में चलता है। और अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट टाइम से पहले ही दे दिया तो वो आपको इंटरेस्ट देते हैं अगर उन्होंने डिलेड पीरियड पे पैसा वापस किया तो। सो पीपल अंडरस्टूड रिफंड आपको कैसे नजर आएगा? सो दिस इज द पीस ऑफ पेपर इन एडिशन टू द बैंक एक्नॉलेजमेंट। बैंक में जो आपकी पासबुक में मनी आया है, ये पैसा आप जो बैंक अकाउंट बताएंगे टैक्सेशन अथॉरिटीज को, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये दो जगह से एविडेंस मिलता है कि हमें टैक्स रिफंड मिला है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब लोग कहेंगे सर फर्क क्या पड़ता है, सिंपली ऐड कर दें, इतना आप फोकस क्यों कर रहे हैं कि रिफंड अमाउंट है? चिल्ड्रन, ये रिफंड अमाउंट है, इट इज नॉट इनकम, इसलिए फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको इनकम बोल रहे हैं तो इस पे भी अगले साल टैक्स देना पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई हम टेक्स्ट डिफरेंट यूज करते हैं। सुनाई पड़ गई बात? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड कैसे रिफंड एडजस्ट होगा। और अगर आप एनपीबीटी कर रहे हैं तो यहां पे आपको रिफंड की वैल्यू को चिल्ड्रन माइनस करना पड़ेगा। सर क्यों माइनस करना पड़ेगा? इसलिए माइनस करना पड़ेगा कि ये वैल्यू अर्लियर पीएल में क्रेडिट हुई होगी, जिसने हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो हम अपना प्रॉफिट ठीक करने के लिए से माइनस कर देंगे। करेक्ट? कुछ बच्चे यही बोलेंगे सर ऊपर ना माइनस करें नीचे ना प्लस करें। बनाइए ही मत कैश फ्लो, फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ नंबर ही तो घटेंगे। ओके, चलिए। देन चिल्ड्रन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, आपके असेट में कितने पैसे आए गए, आप असेट का टी अकाउंट बनाएंगे। तो किसका किसका टी अकाउंट बनेगा? सारी की सारी नॉन करंट असेट्स। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं चिल्ड्रन फॉर आईएससी स्टूडेंट। सीबीएसई वालों के लिए 2 हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, और दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स इट इज नॉन करंट असेट्स फॉलोड बाय इंक्लूडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन सबके टी अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं। तो आपको करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का कोई भी टी बनाने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का कोई भी टी बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अदर करंट असेट्स में आपके पास फिक्टिशियस असेट्स होती हैं, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस येट टू बी रिटन ऑफ, उसका टी बनता है। तो ये अकाउंट्स आपको बता देंगे कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपको 2 जगह से मिलेंगी, या तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया होगा
या आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे देगा, उसके अंदर ये बातें आपको नजर आ जाएंगी। 99% केसेस में आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ बैलेंस शीट मिलेगी, और एडजस्टमेंट से यू विल गेट योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सेम इज द केस है ऑल्सो। शेयर डिबेंचर लोन वगैरह से जो पैसे आए और इनके रिडेम्पशन के टाइम पे जो पैसे आपने दिए, अगेन ये भी आपको कहां से पता लगेगा? टी अकाउंट से। किसका किसका टी अकाउंट बनेगा सर इस कैटेगरी में? सारा का सारा आइटम जो शेयर होल्डर फंड्स में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, एंड चिल्ड्रन प्रोविजन फॉर टैक्स, इनके टी आपको बनाने पड़ेंगे, और किसी का टी बनाने की जरूरत नहीं है। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? एंड ड्यूरिंग द सेशन अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट चिल्ड्रन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इन तीन के अलावा आपको चौथा टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ठीक से होमवर्क वगैरह किया था तो। क्योंकि शेयर कैपिटल में तो भाई देख के पता लगता है, 10 लाख से 11 लाख हो रहा है तो इशू किया, 10 लाख से 9 लाख हो रहा है तो रिडीम किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टी अकाउंट्स। और इन टी अकाउंट्स को पढ़ने के लिए मैंने आपको एक समरी भी दी हुई थी, अगर लोगों को याद हो तो। द समरी इज एट द एंड चिल्ड्रन। उस समरी में एक दो चीजें आपको बता दूं जो हर टी में काम करेंगी, और फिर हम आगे चलेंगे। खुल जा सिम सिम। चलिए, दिस इज द समरी चिल्ड्रन। सबको नजर आ रहा होगा, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स हेडिंग चिल्ड्रन। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड में 2-3 लाइन छोड़ के चिल्ड्रन बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपने फिक्स्ड एसेट की बात की है और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बन रहा है, तो चिल्ड्रन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? देयर आफ्टर जो असेट सोल्ड का डेप्रीसिएशन होता है चिल्ड्रन, दिस वुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ असेट अकाउंट एंड डेबिट साइड ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अगर आपने असेट बेची है तो आपने जर्नल एंट्री पढ़ी होगी, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, तो अकॉर्डिंगली असेट अकाउंट में आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय बैंक। और अगर असेट खरीदा है बच्चों, तो आपने एंट्री की होगी किसी जमाने में 11th क्लास में, असेट टू बैंक, तो आप परचेज किधर लिखेंगे? टू बैंक। अगर असेट अपनी बुक वैल्यू से कम पे बिक गई चिल्ड्रन, आई रिपीट, बुक वैल्यू से कम पे बिक गई, तो इट इज कॉल्ड एज लॉस, और ज्यादा पे बिकी है तो इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। वाई आई एम टाइटलिंग इट एज 6 है, 6 भी दोनों में से कोई एक होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जिक्र क्वेश्चन में चिल्ड्रन नहीं किया जाएगा, तब आपको करंट ईयर का डेप्रीसिएशन मिलेगा, एंड दिस यू हैव टू पुट ऑन द क्रेडिट साइड। मैं इस पे भी 3 लिख देता हूं, क्योंकि या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आएगा या तो नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें अपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट की, इफ आई से कि आपको यहां पे मैक्सिमम आइटम्स पता है चिल्ड्रन, सिर्फ एक दो चीजें गायब हैं, तो मान लीजिए डेबिट में सब पता है, क्रेडिट में कुछ गायब है, आई रिपीट, क्रेडिट में कुछ गायब है। इट कुड बी डेप्रीसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड या करंट ईयर डेप्रीसिएशन, इट कुड बी सेल वैल्यू, इट कुड बी लॉस ऑन सेल। इन तीन के अलावा चौथा आंसर है ही नहीं। सेल वैल्यू है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल और अगर डेप्रीसिएशन ऑन असेट से चल रहे हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। क्रेडिट आपको पूरा पता है, मिसिंग आइडेंटिटी कहां पे है? डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ दो चीजें होंगी, ईदर असेट बॉट और प्रॉफिट ऑन सेल। बट अगर लॉस ऑन सेल ऑलरेडी दिया हुआ है तो भैया प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, देन इट इज ओनली एंड ओनली असेट बॉट। खोपड़े में बात गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो देंगे ही देंगे। अगर पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन आपको दे दिया गया, आपको ये तीनों चीजें पता है चल रहे हैं, योर आंसर इज करंट ईयर डेप्रीसिएशन। कभी कभी क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर डेप्रीसिएशन दे देगा,
क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। योर आंसर वुड बी डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड, यहां पे आप लिखेंगे, यहां से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर, सारा डेटा लिख के मिसिंग आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का? देन चिल्ड्रन अगर हम बात करें अपने लाइबिलिटीज में, तो आपको शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी का अगर हम जिक्र करें, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्रीमियम, इनका अकाउंट इसी तरह से बनेगा। सबसे पहले वील पुट ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अगर ये जनरल रिजर्व का अकाउंट है चिल्ड्रन, तो आपको सो कॉल्ड क्रेडिट साइड पे बाय पीएल लिखने का मौका मिलेगा। कैसे, मैं बता देता हूं। 2 लाख रुपए यहां पे लिखा है और 2.5 लाख रुपए यहां पे लिखा है। किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। अगर ये जनरल रिजर्व का अकाउंट है तो मतलब 50,000 रुपए आपने अपने पीएल से ट्रांसफर किया है। इज दैट क्लियर? बट अगर ये शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, लोन है, बैंक ओडी है, तो क्रेडिट साइड की शॉर्टेज वुड रिवील कि आपने शेयर इशू किए या डिबेंचर इशू किए या लोन लिया। मान लीजिए यहां पे 2 लाख है और यहां पे सो कॉल्ड वैल्यू है 1,90,000। कंपेयर करिए 2 लाख के क्रेडिट को 190 के डेबिट के साथ, एंड डू लेट मी नो की शॉर्टेज कहां पे आएगी? डेबिट साइड पे। देन दिस 10,000 वुड मीन कि आपने शेयर्स को रिडीम किया, बायबैक किया, डिबेंचर्स का पैसा वापस कर दिया, लोन रीपे कर दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जनरल रिजर्व में डेबिट साइड में शॉर्टेज नहीं आ सकती। बिल्कुल आ सकती है अगर क्वेश्चन गलत है तो। एल्स डेबिट में शॉर्टेज नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती सर? क्योंकि जनरल रिजर्व में डेबिट में शॉर्टेज आने का मतलब जर्नल एंट्री बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समथिंग, और समथिंग का मतलब होता है वाइफ ऑफ नहीं, राइट ऑफ। लॉस राइट ऑफ किया गया है। आपके सिलेबस में लॉस का राइटिंग ऑफ पीएल से है, जनरल रिजर्व से नहीं है, तो इसलिए आपके लेवल पे ऐसा नहीं आ सकता। हाँ, सीए आईपीसीसी में फाइनल में कभी कैश फ्लो बनाने का मौका मिलेगा, वहां जरूर आएगा। सबको ये बात समझ में आई? फाइनली प्रोविजन फॉर टैक्स चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस हमेशा दिया होगा, क्लोजिंग हमेशा दिया होगा। इफ नथिंग इज गिवन, इट्स कॉल्ड एज पेमेंट एंड दिस इज नोन एज प्रोविजन मेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इतनी कहानी समझ में आई। और अगर क्वेश्चन आपको पेमेंट की वैल्यू दे देता है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में आ गया? और अगर आपको प्रोविजन की वैल्यू दी हुई है चिल्ड्रन, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? पेमेंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? प्लीज ड्रॉ दिस, देन आई विल स्क्रॉल अप द स्क्रीन, तो आप इसके पहले वाला भी कॉपी कर लेंगे सुपर क्विकली। रिमेंबर कि भाई टी अकाउंट अगर लाइबिलिटी का होगा, सो वील पुट द ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। और अगर एसेट का होगा तो रिवर्स वुड वर्क, ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट एंड क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट। गॉट इट? टैक्स अकाउंट इकलौता ऐसा अकाउंट है जहां पे मिनिमम यू हैव टू डू 4 पोस्टिंग्स मिनिमम। बाकी हर अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के बाद डेबिट शॉर्ट है और पैसे का लेन देन हो रहा है तो टू बैंक, क्रेडिट शॉर्ट है, पैसे का लेन देन हो रहा है तो बाय बैंक। और अगर पीएल से रिलेटेड डेटा है तो बाय पीएल या टू पीएल होगा। बाय पीएल और टू पीएल वाला डेटा अगर आएगा तो ऑपरेटिंग में एडजस्ट होना है, और अगर बैंक वाला डेटा आएगा तो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। डन एवरीबॉडी? सबने लिख लिया? चलिए, do put this also children. I hope so everybody has prepared the account of shareholder funds and non-current liabilities followed by tax. किसी का छूटा तो नहीं? चलिए, do prepare these two children very quickly. So people understood how to prepare T account children? चलिए, कुछ 2-4 बातों का जिक्र और कर लेते हैं जिससे कि कुछ भी छूट ना जाए. So there is a heading in the notes that is treatment of items given in adjustments जिनका T अकाउंट से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है. If interim dividend is given, interim का मतलब dividend paid during the year. I repeat children, interim का मतलब होता है dividend paid during the year. So during the year अगर आपने कोई dividend pay किया है तो definitely cash must have gone
आउट, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप माइनस करेंगे। एंड पीएल में ये डेबिट जरूर हुआ होगा जिसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, तो वापस ऊपर जाने के लिए एड बैक कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? सेम इज द ट्रीटमेंट विद इंटरेस्ट पेड। प्रपोज डिविडेंड में आपको दो वैल्यूज दी होंगे चिल्ड्रन, एक ओपनिंग वैल्यू जो कि प्रीवियस ईयर की होगी और एक क्लोजिंग वैल्यू जो कि करंट ईयर की होगी। आपको करंट ईयर की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है, आप ओपनिंग वैल्यू को लेंगे, सेम वुड बी एडेड विद नेट प्रॉफिट एंड सेम वुड बी डिडक्टेड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इतनी बात समझ में आ गई? कभी कभी डिबेंचर और लोन के साथ परसेंटेज लिख के आएगा, उसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। वो परसेंटेज आपको अभी मैं बताऊंगा हाउ टू ट्रीट इट। आप इधर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर लीजिए, या तो ओपनिंग बैलेंस पे या तो क्लोजिंग बैलेंस पे। अगर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि हमने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दिया या और डिबेंचर्स इशू कर दिए, डेट इज गिवन टू यू, तो डेट के अकॉर्डिंगली आप अकाउंट फॉर करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिए हैं, 31 मार्च 22 ईयर एंडिंग एंड 31 मार्च 21, और आपको डिबेंचर्स या लोन की वैल्यू दी हुई है लेटेस्ट से 20 लाख एंड 12 लाख मान लीजिए। ओपनिंग 12 था और क्लोजिंग 20 था, कितने का चेंज आ रहा है? डेफिनेटली डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया होगा? इशू। इफ डेट इज नॉट गिवन, आई रिपीट, डेट इज नॉट गिवन, सो यू डू नॉट नो कि 8 लाख के डिबेंचर्स कब इशू किए गए। कोई बच्चा सोचेगा ईयर के स्टार्ट में, सम स्टूडेंट्स वुड थिंक ईयर के एंड में। अगर आप सोचते हैं कि ये डिबेंचर आपने 31 मार्च 21 को इशू किया, तो आप 12 लाख के साथ साथ 8 लाख रुपए पूरे 20 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ यू थिंक कि आपने डिबेंचर्स 31 मार्च 22 को इशू किए, तो आप सिर्फ 12 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? कंफर्म? बट अगर डेट नहीं दी तो आपको ऐसा अजम्पशन लेना है, और अगर डेट दी है सर तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर क्वेश्चन बता दे डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 21 या 1 अप्रैल 21, मतलब ईयर के स्टार्ट में इशू है, साल भर आपने पैसा यूज किया तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट। और अगर क्वेश्चन आपको बताए कि 31 मार्च 22 को इशू है, तो मतलब आपने अगले साल इन्हें इंटरेस्ट देना है, इस साल इंटरेस्ट नहीं देना, तो आप सिर्फ 12 लाख पे कैलकुलेशन करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस इज 20 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन टू अस लेट अस से 10 लाख, तो डिबेंचर्स कितने के रिडीम हो गए चिल्ड्रन? 2 लाख। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर क्वेश्चन बोले कि आपने 31 मार्च 22 को इन्हें रीपे किया है, 31 मार्च 22 को, आप पूरे 12 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन बोले कि आपने इन्हें 31 मार्च 21 या 1 अप्रैल 21 को रिडीम किया है, ईयर के स्टार्ट में ही पैसा दे दिया हमने। सो बच्चों, जब ईयर के स्टार्ट में ही पैसा दे दिया 12 में से 2, तो साल भर कितना भोज लेके घूम रहे हैं? 10 लाख। तो आप इंटरेस्ट किस पे पे करेंगे? 10 लाख पे। ये कैलकुलेशन की बात है, परसेंटेज 8%, 9% कुछ भी लिख के आएगा। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा? आप इस इंटरेस्ट की वैल्यू को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड। और जहां तक इंटरिम डिविडेंड का मैं जिक्र कर रहा था, या तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर लीजिए या नेट प्रॉफिट में ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट क्लियर? सेम चिल्ड्रन, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही लिख के आएगा। मान लेते हैं दो वैल्यूज दी हैं आपको, डेट्स 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22। इन्वेस्टमेंट की यहां पे वैल्यू है 4 लाख और यहां पे वैल्यू है 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने के किए? 1 लाख। अगर आप अज्यूम करते हैं कि आपने इन इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया ऑन 31 मार्च 21, तो आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस वैल्यू पे करेंगे? आंसर इज 5 लाख। और अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपने इन्हें 31 मार्च 22 को खरीदा है, दैट इज ईयर के एंड में, तो बच्चों आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 4 लाख पे करेंगे। अगर डेट दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दी स्वाद अनुसार ओपनिंग या क्लोजिंग किसी पे भी कैलकुलेट करिए।
आपका इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग का आंसर डिफर कर सकता है, बट फाइनली कैश फ्लो का आंसर डिफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने 5 लाख पे कैलकुलेट किया तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करोगे, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और ऑपरेटिंग में माइनस। 4 पे कैलकुलेट किया तो 4 के हिसाब से होगा। अगेन डुअल एस्पेक्ट है, अगेन इट इज डुअल एस्पेक्ट। तो बात समझ में आ गई क्या करना है? पक्का चिल्ड्रन? कंफर्म? मेनी अ टाइम्स आपको इनकम टैक्स की एक सिंगल वैल्यू दी होगी चिल्ड्रन, उसी वैल्यू को आप एनपीबीटी में प्लस करेंगे और उसी को जनरेटेड के नीचे माइनस करेंगे। सर ये क्या कहानी है? जब आपका बिजनेस 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 इस पीरियड में हो रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने जितनी भी इनकम, जितना भी प्रॉफिट कमाया, उस पे यू आर सपोज टू पे सर्टेन परसेंटेज एज टैक्स, और अगर इस टैक्स का अमाउंट मोर देन 10,000 है तो आपको इसी पीरियड में टैक्स देना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो आपके ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर 2023-24 में टैक्स पे करिए। बट अगर 10,000 से ज्यादा है तो आप भाग भी सकते हैं, हम अपना नुकसान क्यों करें, आपको उसी ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। तो जेनरिकली इस ईयर की कमाई पे टैक्स अगले साल ही दिया जाता है, उसी को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? बट यहां पे आपको सेम ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इज एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर आईपीएल मैच में 18.5 करोड़ में, वो क्या नाम है प्लेयर का, सैम करण वगैरह क्या है, लक्ष्मण झूला वगैरह जो भी नाम है, तो उन्होंने अगर इस साल इंडिया में क्रिकेट खेला आईपीएल में और पैसे कमाए, तो भारत सरकार कहेगी भैया टैक्स हमको इस साल दे जाओ, हम अगले साल तक का इंतजार नहीं करेंगे। तो आपके पापा ने जॉब किया, बिजनेस किया, करोड़ों रुपए कमाए, उस पर लाखों रुपए टैक्स बना, गवर्नमेंट कहेगी हम अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे, 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करिए आप। इज दैट अंडरस्टूड? वैसे अगले साल देना होता है, बट जितना आप डिटर्मिन कर पा रहे हैं एग्जैक्टली कोई सैलरीड पर्सन है उसको तो एक एक रुपए एग्जैक्टली पता है कितना उसका टैक्स है, बट बिजनेसमैन को क्या पता एग्जैक्टली कितना टैक्स होगा। मार्च में 28 तारीख को भयंकर सेल हो गई, बट 90% उम्मीद लगा के चलते हैं हम कि हमने कितना टैक्स देना, 90% तक एग्जैक्टनेस एक्यूरेसी है, 100% ना भी हो। तो जितना आप एस्टिमेट करते हैं, मान लीजिए फेब 28 तक आपने गुड्स बेच के पैसा कमाया अपने बिजनेस पे, उस पे कितना प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे कितना टैक्स है, ये तो एस्टिमेट कर ही लोगे ना, 15 मार्च तक का कर लोगे कम से कम। तो जितना आप वेल एस्टिमेट कर पा रहे हैं उतना तो आप इस साल दे दीजिए, बाकी जो बैलेंस होगा वो अगले साल जुलाई 31 तक हम आपसे ले लेंगे। तो दिस इज नोन एज एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो आप क्योंकि 12th क्लास के अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट नहीं है, बट इसी चीज को जब आप टैक्सेशन में पढ़ोगे तो टीचर आपको एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा कि अगर आपकी इनकम पे बनने वाला टैक्स ₹10,000 या उससे ज्यादा का है तो आपको अगले साल टैक्स पे करने की परमिशन नहीं है। 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी में पैसा जमा हो जाना चाहिए। सर अगर नहीं हुआ तो पीनल एक्शन। लॉजिक समझ में आ गया? सर अगर थोड़ा बच गया तो 31 जुलाई तक पे कर दीजिए और जितना बचा रहेगा उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इसीलिए बिजनेसमैन टू बी ऑन द सेफर साइड, भाई 2 रुपए ज्यादा जमा कर दो, कम से कम पेनल्टी पे करने से बच जाएंगे, और ज्यादा पैसा है तो भारत सरकार वापस दे ही देगी, और डिले देगी तो इंटरेस्ट भी साथ में दे देगी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर एक अमाउंट टैक्स का आपको मिले उसी को ऐड करना है एनपीबीटी में और उसी को ऑपरेटिंग में जनरेटेड के नीचे माइनस करना है। समझ गए बात को? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन वेरी क्विकली टू दिस। चलो तो लेट्स टेक दिस अ स्मॉल क्वेश्चन चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जिक्र करना है और कुछ भी नहीं बनाना। वेरी क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। Particulars, detail amount, cash flow statement for the period ending so and so, हाँ वो सब तो लिखेंगे एज पर AS3 रिवाइज्ड एंड ऑल दैट। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल,
आपको प्रीवियस ईयर पहले दिया हुआ है, सॉरी करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर बाद में दिया है। सो 50 से 30 हो गया चिल्ड्रन, इट्स अ लॉस और गेन? लॉस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वर्किंग नोट्स में हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट की वैल्यू है चिल्ड्रन -20,000। टैक्स डिविडेंड रिजर्व में देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। ना हमारे पास टैक्स है, ना हमारे पास डिविडेंड है, ना हमारे पास रिजर्व है। तो वील राइट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, विद इन ब्रैकेट्स वील बी पुटिंग 20,000। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, मेरा नाम मत लिख लीजिएगा इसकी जगह। डिजास्टर क्लेम सेटलमेंट दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देना पड़ गया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एम्प्लॉय छोड़ के जाए पैसा लेके जाएगा। ये चीजें जो समटाइम्स वंस इन अ ब्लू मून होती हैं, हम इन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर इन आइटम्स में पैसा मिला है चिल्ड्रन, आई रिपीट, अगर मिला है तो आप एनपीबीटी में माइनस करेंगे, और दिया है तो प्लस, एकदम गेन और लॉस की तरह ट्रीट होता है। लॉजिक समझ में आ गया? उसके बाद जब आप जेनरेटेड लिख लेते हो, जहां पे आप टैक्स पेमेंट सो कॉल्ड लेस करते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पैसा आ रहा है तो यूल ऐड, और जा रहा है तो यूल सबट्रैक्ट। तो यू कैन से एकदम टैक्स की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे इसके नीचे व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन एडजस्टमेंट फॉर। याद है आपको ड्रिप और IDLW? चलिए कंप्लीट करिए। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हम एडजस्टमेंट फॉर में DLW की बात करेंगे तो बच्चों डेप्रिसिएशन आएगा, ट्रेड मार्क रिटर्न ऑफ आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएगा, एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को लेस कर देंगे आप। इट इज 24,000 डेप्रिसिएशन, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ इज 6,000, लॉस ऑन सेल इज 2,000 एंड दिस इज 4,000। बस यहां की कहानी तो इतनी थी। फिर कचौड़ी आलू और लालू को ध्यान देते हैं। So let's continue. 24 plus 6 is 30, 30 plus 2 32, minus 4 is 28,000. So children 20 माइनस में था और 28 प्लस में था, तो फाइनली 8,000 प्लस में आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब चेंज इन CACL पहले मार्क कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऐड वाला लिखना है फिर लेस वाला, ये सीक्वेंस है चिल्ड्रन। ओके तो ट्रेड रिसीवेबल चिल्ड्रन 26 से 17 हो गया, वी विल एड दिस 9,000 रुपी। देन रेंट पेबल करंट लाइबिलिटी है, बढ़ रहा है तो हम इसे भी अगेन प्लस कर देंगे 2400। प्रीपेड इंश्योरेंस घट रहा है तो इसे भी प्लस कर देंगे। इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो इसे माइनस कर देंगे 17,000 बच्चों। एंड ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी घट रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो एड में हमारे पास क्या क्या है सबको नजर आ रहा है। इट्स 9,000, अंग्रेजी आप खुद लिख लीजिएगा, गणित में बता देता हूं। और लेस में क्या क्या है हमारे पास? 17,000 एंड 10,000। टैक्स का अमाउंट यहाँ पे है नहीं, अगर होता एक वैल्यू तो उसी को ऊपर ऐड करते और उसी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते। सो चिल्ड्रन 27 माइनस में है, 9 10 11 800 प्लस में है, तो इट्स 11,800 प्लस में और 27 माइनस में, 15,200 रुपए माइनस में आएगा चिल्ड्रन। 7,200 माइनस में। बहुत मजेदार चीज लिखने जा रहा हूं। कैश जनरेटेड होता अगर प्लस में होता तो कैश एग्जॉस्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको कैश फ्लो में आएंगे चिल्ड्रन। पीपल अंडरस्टूड देम? पक्का? चलिए सो इसके बाद चिल्ड्रन जितने भी क्वेश्चन इस सेट में है, यू आर सपोज टू कंप्लीट देम। गॉट इट क्लियर? ऑन कमिंग सैटरडे probably I'll take up its corrections.
बिकॉज ये दो चैप्टर तो हर बच्चे को बहुत कायदे से पढ़ने हैं, कैश फ्लो एंड रेशियो। इसके मल्टीपल रीजंस हैं भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसी में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ईदर फॉर आईएससी और सीबीएसई एग्जाम्स। एंड अबव ऑल सीबीएसई में तो जो रिटर्न होगा 12 मार्क्स का, वो भी इन्हीं दो चैप्टर से मैंडेटरी होना ही होना है। एंड इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। आईएससी स्टूडेंट्स को चॉइस जरूर मिल जाएगी, कैश फ्लो करिए या कंपैरेटिव कॉमन साइज करिए, बट सीबीएसई में कोई चॉइस नहीं है। अब ऑल चॉइस आज मिलेगी, आने वाले टाइम अब खत्म हो गई चॉइस इस साल से, ओके। आने वाले टाइम में कोई चॉइस नहीं मिलेगी। जब आप एमबीए करोगे, सीए में, आईपीसीसी या फाइनल का जब एग्जाम देंगे, तो ये पार्ट बी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो ये कंप्लीट जरूर कर लीजिए। वी हैव क्वेश्चंस अप टिल क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक है? 24 तक है। चलिए, सो टिल 24, ये लास्ट वाला तो बैलेंस, ये मिसिंग फिगर वाला है। 23 तक है चिल्ड्रन, डू कंप्लीट देम। ओके, पूरा कैश फ्लो बनाना है, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी लिखा हो, एक्सेप्ट ये जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग का ही काम है। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल।